करना है कि क्या वेवलेंथ का रेशियो कितना? √2/9। ओके अच्छा, बाकी लोग बताओ जरा क्या आ रहा है। सर ये आ रहा है √2/1। ओके चलो मैं करके देखता हूँ। तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/P क्या गिवन है? सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या डाल दें? Q इंटू वी। सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुए हैं, यानी कि बाकी सब चीज v एंड h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये अपॉन m q का अंडर रूट के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो अब अगर मुझे लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ड्यूट्रॉन चाहिए तो ये अंडर रूट में न्यूमरेटर में मास ड्यूट्रॉन और चार्ज ड्यूट्रॉन का जाएगा और डिनोमिनेटर में मास प्रोटॉन एंड चार्ज प्रोटॉन का जाएगा। अब ड्यूट्रॉन कौन होता है? हु इज ड्यूट्रॉन? डबल मास हो जाएगा 1h2, ठीक है ना, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या होगा? 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और कितने बाहर इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता, वो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक सिंगल प्लस चार्ज आ गया। तो ड्यूट्रॉन का चार्ज तो हो गया सिंगल और मास हो गया 2 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो क्या आ गया? √2 आ गया। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने ऐसे किया होगा। और मोमेंटम इसका इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि डी ब्रॉगली और मोमेंटम में तो इन्वर्स का रिलेशन होता है। अगर तुम सीधे सीधे मोमेंटम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, मोमेंटम निकाल सकते थे तो वो सीधे सीधे इसका रेसिप्रोकल रेशियो होता। तो मोमेंटम का रेशियो हो गया 1/√2, इसका हो गया √2/1। ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका है? प्रोटॉन का है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया प्रोटॉन, और लेस मोमेंटम किसका हो गया? वो भी प्रोटॉन का ही हो गया। अच्छा, अब तो ये वत्सल, पल्लव एंड और कौन लेट आया अभी? ध्रुव, तुम लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो? यश लेट आया, ध्रुव तो शायद टाइम से आ गया था। सर एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि लिंक आएगा शायद से, फिर नहीं आया तो फिर मैंने श्रेया से पूछा तो उसने बोला कि सेम लिंक है। तो मैंने आज मैसेज में लिखा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और इवन मैथ भी सबका सेम लिंक होगा, आज ही तो मैसेज डाला था। तो फिर तो वेट करने कोई मतलब नहीं था। और पल्लव आर यू देयर? पल्लव, हाँ जरा बोल के बताओ। अच्छा, जो लिखा हुआ है समझ में आ गया? और थोड़ा सा देख लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पल्लव अनम्यूट करके बोलो। हाँ, ये 3 मार्कर क्वेश्चन की लिस्ट है। चलो अब ये वाला देख लो नीचे। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड देयर स्पीड्स। 18th क्वेश्चन नीचे। किसी को हेल्प चाहिए? किसी को बेसिक थ्योरी का रिवीजन चाहिए पहले?
सब लोग कर पा रहे हैं? यश राज, यश थ्योरी आती है इसकी? एक चीज पूछनी बस बोलो। कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स हो जाता है प्रोटॉन से। अच्छा, अगर तुम ये नंबर भूल गए और एग्जाम में कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है तो क्या सोचोगे? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, क्या इससे आंसर पता लग जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन का? हाँ। अच्छा पल्लव, तुम्हारे पास माइक वगैरह नहीं है क्या? पहले तो तुम बोल के रिप्लाई करते थे, अब क्या दिक्कत है? तुम लैपटॉप पर हो, डेस्कटॉप पर हो, किस किस डिवाइस पर हो? कौन से डिवाइस पर हो तुम? मोबाइल पे हो? तो मोबाइल पे कौन सा मोबाइल पे तुम्हारा माइक खराब है उसका? मोबाइल पे तो भाई, मोबाइल पे तो तुम फोन पे बात करते होगे तो उसका माइक तो मोबाइल पे तो कभी इशू नहीं आता कि आवाज नहीं आ रही। ईयरफोन है, ईयरफोन हटा दो, खाली मोबाइल के माइक से बात करो। बोलो भाई पल्लव। यस सर। हाँ बिल्कुल बढ़िया आवाज़ आई तुम्हारी, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल तुम बोस के माइक से बोल रहे हो। चलो। अच्छा तो देखो, तुमको मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या बताया हुआ है? लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लिखा हुआ दिख रहा है? सर हाँ, एच अपॉन पी। थोड़ा और मैं इसको फुल पॉइंट वो कर देता हूँ। ठीक। अच्छा, अब पी को हम क्या लिख सकते हैं? जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो पी को हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना होता है। तो पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है। अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं वी स्क्वायर कर रहा हूँ और एम को एक अलग से लिख दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं इसको काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने पी स्क्वायर किया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, सामने लिखा हुआ है। फिर मैंने हाफ किया तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी बन गया। ठीक है, जस्ट ए मिनट में फिर से लिख दे रहा हूँ। पी स्क्वायर से हम शुरू करे थे, तो ये एक ब्रैकेट बन गया हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा 2m, और ये बन गया k। तो 2m इंटू के फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो पी स्क्वायर की ये वैल्यू आई, यानी कि पी की वैल्यू क्या आएगी? पी की वैल्यू आएगी √2mk, और ऊपर आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। अब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो वो तुम्हें Q इंटू वी। ठीक है, चार्ज अगर E है तो E इंटू वी, Q है तो Q इंटू वी। ठीक है, बस पूरे डी ब्रोगली के में बस इतना ही फॉर्मूला है। ठीक है, और फॉर इलेक्ट्रॉन मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा जो एंगस्ट्रॉम में होता है उसके लिए 12.27 अपॉन उसका जो जिस वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है अंडर रूट ऑफ दैट वोल्टेज। ठीक है, ये शॉर्टकट बताया था। अब तुम ये तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन की बात हो रही है तो तुम्हें ये शॉर्टकट वाला तो यूज़ करना नहीं है, तो ऊपर जो फॉर्मूले लिखे हैं वही यूज़ करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है? तुम्हें सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है, डिटरमिन द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला हेल्प करेगा? डी ब्रोगली का ये h अपॉन अंडर रूट 2mk से रिलेशन है। तो उसका यूज करो। समझ गया। हाँ शांतनु, 18th क्वेश्चन करना है या मैं थोड़ा, हाँ मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। 17th भी अभी करा चुका हूँ, 17th भी देख लो। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/8 है। अच्छा, और सेकंड का? सेकंड
तुम्हारा उल्टा आ रहा है, ये तो 8/1 दिया यहाँ पर। सर वही मतलब वही क्यों मतलब, दोनों अलग अलग सर आंसर। वो मैंने जैसे उसने पहले प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल लिया हम्म, मैंने उल्टा लिया। तुमने उल्टा ले लिया है। हाँ अल्फा पार्टिकल। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है कि तुम्हें क्वेश्चन आता है, सब आंसर भी सही आ रहा है, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक नहीं है, फिर भी आंसर गलत हो गया। तो ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। तुम शुरू में गलत कर दो, फॉर्मूला तुम्हें गलत याद हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, वो सब पार्डनेबल है, ये पार्डनेबल नहीं है। अच्छा फिर आगे ये हो गया पोटेंशियल का रेशियो, फिर स्पीड का रेशियो। सर वो रेशियो है। अच्छा और बाकी लोगों का क्या रहा आंसर। सर मेरे को इसमें चीज पूछनी है। सर जैसे इसमें ये नहीं लिखा कि हमें बस इसमें बोला है कि रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो अगर कोई इंसान 1:8 लेगा वो भी तो सही है, अगर वो v अल्फा अपॉन dt लिख के करे तो मतलब अच्छा। इसमें थोड़ा लिखा है कि पहले कौन सा लिखना है। क्वेश्चन में प्रोटॉन पहले लिखा है, अल्फा बाद में लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ हाँ, इसका यही मतलब होता है, क्योंकि अगर तुम 1:8 और 8:1 ये दो आंसर तो अलग अलग आंसर है ना, इनमें से एक ही करेक्ट होगा। तो उसके लिए फिर क्या कन्वेंशन है कि जैसा क्वेश्चन में कि लैंग्वेज में जो चीज़ पहले हो वो पहले बताओ। किसी के बच्चे ने गलत करके सपोज 1:8 बोला, ठीक है, और अभी मानसी ने सही करके 1:8 बोला, ठीक है। सही करके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने लिखने में v अल्फा ही ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। फाइनल आंसर जो रिपोर्ट किया उसने वो भी 1:8 किया, और जिसने गलत किया बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक से उसने भी। तो अब दोनों में कैसे डिफरेंस करेगा टीचर, ठीक है। सब्जेक्टिव है तब तो चलो ठीक है, सामने दिख रहा है। सब्जेक्टिव में तो हाँ, सब्जेक्टिव में तुम सब्जेक्टिव में तो लिखा होगा, लिखोगे और फिर मोस्ट प्रोबेबली टीचर मार्क्स भी दे देगा, ठीक है। v अल्फा अपॉन वी पी इक्वल टू 1/8 लिखोगे तो डेट इज़ ओके। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और उसमें बिल्कुल यही लैंग्वेज होती, कहीं पे फाइनली नहीं लिखा होता कि तुम्हें किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है, तो हम जो सेंटेंस में जैसे जिस ऑर्डर में आया है वही ऑर्डर लेते हैं। चलो हो गया सबका, 4:1 आ गया सबका। क्या मुझे एक्सप्लेन करना है कोई स्टेप? नो सर। ओके अच्छा, अब ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कौन से ईयर का है, चलो ये भी पता लग जाएगा। ये देख लो एक बार क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अभी कल की क्लास में हुआ था। द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू1 न्यू2 न्यू3, ठीक है। तो पहला पार्ट है विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर द 3 कर्व्स। तीनों कर्व में क्या चीज तुम्हें लग रहा है कि सेम रखी गई होगी? फ्रीक्वेंसी रखी गई होगी सेम। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ लिखा ही है न्यू1 न्यू2 न्यू3, तो फिर क्या सेम रखा गया होगा? 3 जो ग्राफ मिले हैं, तीनों ग्राफ ऊपर जाके कन्वर्ज कर रहे हैं, वो क्या चीज है?
सैचुरेशन को हाँ, तो सैचुरेशन करंट कब सेम होगा? सर इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, फिर पूछा है विच फ्रीक्वेंसी अमंग वन म्यू वन न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 इज हायर, हाईएस्ट कौन सी है? सर न्यू अच्छा, रीजन? मतलब हमने देखा ऐसे क्या देखा? कैसे पता है? ऐसा कैसे पता है? हाँ, तुमको आंसर पहले से पता है? नहीं, पहले से नहीं पता। अच्छा, तो फिर तो कोई लॉजिक ही तो होगा। इंजेक्शन नहीं नहीं, इंट्यूशन ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं पता, मैंने सच में ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, एनीवन टू हेल्प आउट श्रेया? तो श्रेया तुमको पता तो है ना ये ग्राफ, इस ग्राफ के क्या मीनिंग होते हैं? सर स्लोप इस ग्राफ, ये पहले तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमने जो इस चैप्टर में जहाँ भी स्लोप की बात करी थी वहाँ स्ट्रेट लाइन था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से वो हो रहा था, कंपेयर हो रहा था। यहाँ पे तो कर्व है, तो फिर कर्व में ये मैं ये नहीं कहूँगा कि स्लोप हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों ने अभी जो ग्राफ देखे हैं उसमें तो किसी कर्व में स्लोप की बात ही नहीं आई थी। और स्लोप भी देखोगे तो तीनों ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रहे हैं, तो उससे क्या पता लगेगा? पहले तो स्लोप का मीनिंग तुम्हें देखना पड़ेगा, थ्योरेटिकली स्लोप का क्या मीनिंग है इस ग्राफ में। दूसरा, फिर उसके बाद फिर कंपेयर करो किसका ज़्यादा है, तो कुछ भी नहीं पता लग रहा है इसको देख के, ऑलमोस्ट पैरेलल लग रहे हैं। सर बोलो। सर इसमें जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसमें पोटेंशियल जो ज़्यादा पोटेंशियल से स्टार्ट होगा ना, तो कैसे? अच्छा, तो न्यू 3 ज़्यादा पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहा है, राइट वर्ड है? नहीं सर, मैग्नीट्यूड वाला। तो उसका नाम बताओ ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। न्यू 1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो न्यू 1, तो क्या रीजन रहा होगा इसका? श्रेया, अब तुम लिंक कर सकते हो, बता सकते हो? अब न्यू 1 इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो उससे पूरी लिंक जोड़ करके बताओ। क्या बताना है? न्यू 1 हाईएस्ट है, तो उससे ये ग्राफ कैसे ऑब्टेन हुआ कि न्यू 1 सबसे लेफ्ट मोस्ट है? इस चीज़ को पूरा रिलेट करके बताओ, एक के बाद एक लिंक जोड़ करके। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हाई थी तो क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी जरा रिवाइज करो। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हाई है फोटोन की, तो क्या हुआ? निकलने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? फिर वो भी हाई हो जाएगी। ठीक है, फिर और फिर इस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल हाई हो जाएगा। बस, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल इस यहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ नेगेटिव साइड में दिख रहा है, पोटेंशियल एक्सिस पर, ठीक है। जो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है वो नेगेटिव कर दिया, उसमें हमें मैक्सिमम नेगेटिव दिख रहा है V1 न्यू 1 के लिए, तो दैट इज़ द मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू न्यू 1 फ्रीक्वेंसी हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन 15th, तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी लास्ट क्लास में बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड बता सकते हो? जस्ट जल्दी से कीवर्ड बता दो इसके। व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। कुछ 2-3 पॉइंट बोल दो जो तुम्हें समझ में आया हो, क्योंकि तुम अभी बोलोगे तो रटा हुआ नहीं बोल पाओगे, ठीक है। रटा हुआ तो होगा नहीं अभी, तो वही निकलेगा जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में गया होगा। तो वो क्या गया है वो जरा बताओ। सब लोग मिलके एक एक पॉइंट बोल दो, हो जाएगा आंसर पूरा। वेव नेचर में क्या दिक्कत है? एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कंटिन्यूअस या पैकेट के फॉर्म में? कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस से क्या प्रॉब्लम है?
फोटोन का कॉन्सेप्ट हट जाएगा। क्योंकि हम फोटॉन कहते हैं कि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा और तो अगर हम कह रहे हैं कि लाइट अगर कंटिन्यूअस है तो फोटोन का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना सपोर्ट कर, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो तुम उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के किसी चीज़ का वो बताओ इनकंसिस्टेंसी। तुम तो पार्टिकल थ्योरी पे क्वेश्चन रेज कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स अगर वेव नेचर एक्सप्लेन कर देता तो फिर पार्टिकल नेचर नहीं हो पाता, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो तुम फोटोन के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन रेज मत करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के किसी ऑब्जर्वेशन से कॉन्ट्रडिक्शन बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये ऑब्जर्वेशन है जो कि वेव नेचर के एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन से बताओ, ना कि ये मत बोलो कि अगर वेव नेचर होगा तो फिर फोटोन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर एक आपने शायद वो भी बताया था कि एनर्जी कंटिन्यूअस है वेव में, और फोटोन की जब बात करते हैं वहाँ पे एनर्जी एक बार मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से मिट होने लगता है। तो एक बार में मिल जाती है तो इसके लिए एक वर्ड बताओ जरा, कीवर्ड उसमें क्या लिखना है। इंस्टेंटेनियस एमिशन, जैसे ही रेडिएशन या लाइट इंसिडेंट हुई, ईएम वेव इंसिडेंट हुई, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला। अगर वेव नेचर होती तो टाइम लगता कलेक्ट करने में, एनर्जी कलेक्ट करने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत कम है, तो उसको उस वेव से एनर्जी कलेक्ट करने में टाइम लगता, तो डिले होता निकलने में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और बताओ। बिल्कुल, वेव नेचर क्या कहता कि कितनी भी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, इंटेंसिटी बढ़ा लो, फोटोन इलेक्ट्रॉन हमेशा निकल जाएगा, वेव नेचर ये कहेगा। ठीक है ना, तुम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को चाहे कि जितना भी कम कर लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम कर लो, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा लो, इंटेंसिटी बढ़ा करके एनर्जी बढ़ जाएगी वेव नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया ये पॉइंट कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा वेव नेचर से, जबकि हमारे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बिलो फ्रीक्वेंसी में कोई एमिशन के चांसेस नहीं होते, चाहे कितनी फुट इंटेंसिटी रख लो या कितना भी टाइम ड्यूरेशन रख लो। ठीक है, एक ये हो गया, और बताओ। सर और कोई की इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है वेव नेचर पे, बट इसमें नहीं करती। इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है क्या? ये तो सही नहीं है, इंटेंसिटी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उल्टा बोलो, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है नहीं करती है? सर वेव में करती है, हाँ। और पार्टिकल में नहीं। यस, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की है या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होना ये भी वेव नेचर के खिलाफ है। ठीक है, तो इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे देख लो, अब कोई पॉइंट रह गया था क्या? इन्होंने 2 ही पॉइंट दिए हैं। ठीक है, तो समझ में आया सबको? क्या इस तरह के लिखना मुश्किल तो नहीं लग रहा है? ये देखो 14th क्वेश्चन जरा पढ़ो। यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन शो हाउ द कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज कौन सा होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल कैन बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल प्लॉट और ग्राफ। कौन सा ग्राफ पहले तो ये बता दो, कौन से ग्राफ में ऐसे हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या चीज़ करना है? यूजिंग दिस फॉर वर्क फंक्शन, नहीं, थ्रेशोल्ड कट ऑफ वोल्टेज यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन से वाले ग्राफ से हमें मिलेगा? पहले तो आइंस्टाइन इक्वेशन लिख लो, किसके टर्म्स में? उसमें वी नॉट आना चाहिए फॉर कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट आना चाहिए। लिख लोगे? बताओ कोई जना ओरली बोल करके कौन सी इक्वेशन बनेगी?
सर वो V नॉट इज इक्वल टू HCF बाई E माइनस अच्छा। अपॉन E। अच्छा, ये वाली तो मैं रटी हुई है, ये तो मुझे रटा ही नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। ठीक है, तो ये है इस, अब इससे हम बना लेंगे जिसको भी वाई एक्सिस पे रखना हो। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अब इसमें अच्छा एक्स और वाई एक्सिस पे किस किस को रखोगे? वी एक्स एक्सिस पे वो फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वेरिएबल नहीं है भाई, ये तो फॉर अ गिवन मटेरियल। एक मिनट, यूजिंग आइंस्टाइन टू शो हाउ द कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन सेंसिटिव मटेरियल कैन बी डिटरमिन्ड। अच्छा ठीक है, जब न्यू चेंज करोगे तो ऑफ कोर्स स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है, तुमने सही कहा। ठीक है, अब यहाँ देख लो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है क्या। द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस, स्लोप ऑफ द लाइन इज दिस एंड इंटरसेप्ट इज दिस। चलो ठीक है, जो तुमने कहा वैसे इन्होंने किया है। राइट, ऊपर देखो, राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो लिख ही लोगे। स्टेट क्लियरली द 3 सैलिएंट फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन लिख दी। अब इसके बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड्स लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इस इक्वेशन में कहीं इंटेंसिटी नहीं आई है। फिर सिंस के मैक्स मस्ट बी पॉजिटिव, तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट पर ही एमिशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्लेनेशन हो गया। एंड तीसरा, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर प्लॉट द ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज एनोड पोटेंशियल। जरा ये अलग ग्राफ बना दो। कैसा बनेगा ये ग्राफ? ग्राफ ऑफ करंट, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इंटेंसिटीज I1 एंड I2। कैसा था? लीनियर था? नहीं सर, लीनियर नहीं था। अभी हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था जिसमें न्यू1 न्यू2 न्यू3 फ्रीक्वेंसी थी, उस तरह का बनेगा? यस सर। अच्छा, डिफरेंस क्या होगा उस वाले से? सर उसमें एक पॉइंट पे मीट करते हैं, इसमें दोनों एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। हाँ, उसमें उनका हेड मीट कर रहा था, यहाँ पर टेल मीट करेंगी। यहाँ पे थे मतलब वी नॉट एक जैसा। हाँ, ये देख लो। ठीक है, दोनों का जो ओरिजिन हुआ है वो सेम पॉइंट से हुआ है, लेकिन आगे चल के सैचुरेशन करंट अलग अलग हुआ है। और हायर सैचुरेशन करंट मतलब हायर इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब तुम लोगों को फील आ गया टॉपिक का? बोलो, ये चैप्टर कैसा लग रहा है? लास्ट वाली क्लास में तो लगा हुआ कि इतने सारे पॉइंट्स कैसे रटे जाएंगे थ्योरी वाले। ठीक है, लेकिन वो भी अगर समझ लिए हैं तो लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिख पाओगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखो एक ग्राफ आया है बनाने को, लैम्डा डी ब्रोगली वर्सेस अंडर रूट पोटेंशियल। ठीक है, अंडर रूट वी। तो ये देखो ग्राफ बना। कैसे पता लगा कि ऐसा ग्राफ बनेगा? तो तुम रिलेशन देखोगे। रिलेशन यहाँ पर देखो कैसा है, ये रिलेशन है। ठीक है, अब तुम्हें एक्स एक्सिस पर अंडर रूट वी रखना है, तो इसका मतलब तुमको क्या देखना है? y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ देखना है। ये क्या होता है? शांतनु बताओ, इसका शेप कैसे होती है? क्या नाम होता है इसकी ग्राफ की शेप का? सर इस ग्राफ की शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। क्या? पैराबोला। नो। सर आप रूट पर पूछ रहे हो कि x पर पूछ रहे हो? मैं y प्रोपोर्शनल टू 1/x का शेप पूछ रहा हूँ, शेप का नाम। उनका नाम नहीं पता, बैठाते हैं टॉपिक। अच्छा, कभी तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़े होगे ना? जेई क्लास हुई है तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नहीं हुई है? सब हुई है कोऑर्डिनेट। फिर
हाइपरबोला पढ़ा है तुमने? हाँ पढ़ा है। और ये हाइपरबोला है ऐसा सुन के सरप्राइज तो नहीं लग रहा है? xy इक्वल टू सी स्क्वायर वाला फॉर्मेट। उसको कैसा उसका एक नाम होता है उस हाइपरबोला का, क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर नहीं। यस यस यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जब 11th में पहली बार मैंने y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बताया होगा तब मैंने ये बताया होगा कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, ओके। हाँ, तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिन लोगों को नहीं पता, मैंने इसीलिए शांतनु से पूछा कि CBSE में तो नहीं पढ़ाया गया ये 11th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तो ज़रूरत नहीं है तुम्हें नाम जानने की, बस ये ग्राफ पता होना चाहिए कि 1/x का ग्राफ कैसा बनता है, वैसा बनेगा। ठीक है, अंडर रूट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने ग्राफ के एक्सिस पर अंडर रूट ले रखा है, तो हमारे लिए पूरा अंडर रूट v एक वेरिएबल है। ठीक है, तो द होल अंडर रूट v इज एक्टिंग लाइक अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, अगर मैं v रख देता x एक्सिस पे तो फिर अंडर रूट का कोई खेल होता, हालांकि उसमें भी शेप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसा ही होता, डिक्रीजिंग ही होता। ठीक है, अगर मैं सिंपली लैम्डा वर्सेस v बोलूँगा तो शेप कुछ ऐसी ही आएगी, v बढ़ाओगे तो लैम्डा कम होगा, लेकिन वो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं रहता, फिर वो उसका कुछ और नाम होता या नाम नहीं भी होता। ठीक है, हर चीज़ के नाम ज़रूरी नहीं है कि रखे जाएं स्टैंडर्ड उसके। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखो यहाँ किसका ग्राफ बोला है, यहाँ लैम्डा वर्सेस 1/√v का बोला है, तो 1/√v ले लिया तो फिर तो पूरा प्रोपोर्शनल ही हो गया ये। ठीक है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√v तुम्हारा पूरा एक x हो गया। ठीक है, 1/√v इज योर x वेरिएबल, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू x लीनियर ग्राफ हो गया, ऑरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? वत्सल, यश, तुम लोग बताओ, अगर तुमको बोला जाए कि ये 1/√v के साथ बनाओ ग्राफ, इधर लैम्डा है इधर 1/√v है, तो तुम सोच पाओगे नहीं सोच पाओगे? एंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, h, m, q सब कांस्टेंट हैं, केवल v वेरिएबल है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से कितने सारे ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक तो सीधे सीधे लैम्डा वर्सेस v का ग्राफ आ सकता है। ठीक है, लैम्डा ऊपर डी ब्रोगली वेवलेंथ और इधर v, इसका ग्राफ में अभी इन दोनों से अलग है, लेकिन मैंने क्या कहा, वो भी होगा तो ऐसा डिक्रीजिंग ही, लीनियर होगा नहीं, v बढ़ाओगे तो लैम्डा कम होना है, तो ये भी डिक्रीजिंग होगा, बट इसको मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलूँगा। ठीक है, फिर दूसरा ग्राफ किसका हुआ, अंडर√v का, और तीसरा ग्राफ किसका हुआ, 1/√v का। ठीक है, लैम्डा वर्सेस 1/√v। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ यहाँ पर एक ही इक्वेशन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला वाला v वाला तो चांसेस कम है, लेकिन पूछने में क्या है, मतलब तुम लोग को सोचना तो इजी ही होगा। ठीक है, तो ये 2 मार्कर क्वेश्चंस थे। कौन से ईयर के हैं क्वेश्चन, 2019 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और बड़े वाले पे पहुंचते हैं, 3 मार्कर के आगे जाते हैं। 4 ये अच्छा नहीं, 3 मार्कर ही तक आया इसमें। हाँ, 3 मार्कर से ज़्यादा 5 मार्कर इसमें कहाँ आएगा। चलो, ये मैं तुम लोगों को अपलोडेड है, वहाँ पे देख लेना क्या क्या क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो आगे अब हम लोग जरा कहीं और पहुँचे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? और चलो, पता है 9th क्लास में जो पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा है केमिस्ट्री में, कौन कौन से मॉडल आए थे, उनके सक्सेस एंड फेलियर। यस सर। तो सबसे पहला कौन सा मॉडल था? थॉमसन ने में फेलियर क्या थी? फेलियर ही फेलियर थी, बट सक्सेस क्या थी? कोई सक्सेस था उसका? क्या उसने सक्सेस? हाँ, उसने क्या दिया था आइडिया? किसका आइडिया दिया था? मेरे को तो लगता है उसकी सक्सेस ये थी कि उसने इस चीज की स्टार्टिंग की थी, और मतलब एक न्यूट्रलिटी का आइडिया वगैरह। हाँ, न्यूट्रलिटी का उसने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली कैसे होता है तो नहीं, बट हाँ एक न्यूट्रल बॉडी किस तरह से होगी, उसने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रॉन का किसको मानते हैं कि किसने खोजा इलेक्ट्रॉन?
डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पता है? तो इलेक्ट्रॉन का कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का कौन है? सर गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड का भी नाम आता है उसमें, और चैडविक न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग अभी तो थॉमसन ने मेनली इलेक्ट्रॉन मॉडल जो प्रपोज किया उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं लाइक अ प्लम इन पुडिंग। ठीक है, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल ये बोला जाता है। ठीक है, बाकी इसमें फेलियर तो बहुत सारे थे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर रदरफोर्ड ने और उनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के गीगर एंड मार्सडन, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। तो कई बार ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो यूजुअली बोला ही जाता है, बट कभी गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट लिखा जाए तो तुम समझ लेना कि इसी की बात हो रही है। तो वो 9th क्लास में तुमने पढ़ाई है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या उसके वो थे सक्सेसेस थे, तो वो तुम लोगों को पता है। मैं नोट्स उसका भी शायद अपलोडेड होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो उनको मैं थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ, मैं सीधे बोर मॉडल पर आता हूँ। बोर मॉडल में ही सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड में क्या बनता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही है, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, तो वो तुमको मैं थ्योरी नोट्स दे दूंगा, और 9th क्लास में अच्छा सा समझा हुआ है तो समझने में भी कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, रदरफोर्ड में जो न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल, वो आता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक क्या पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, इसकी या तो तुमको वेलोसिटी दे दी जाएगी, या इसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी जाएगी, या ये किस वोल्टेज से एक्सेलरेटेड है वो दे दिया जाएगा। यानी इन तीनों में से किसी भी तरीके से तुम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितनी वोल्टेज से एक्सेलरेटेड है उससे काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेट होगी, Q इंटू वी से। ठीक है, और अगर v वेलोसिटी दे रखी है तो हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जो भी तरह से उसकी काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दे रखी है। अच्छा, अब ये हेड ऑन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जो कि स्ट्रेट लाइन इस न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, इस पाथ पे चल रहा है ये। तो ये पूछा जाता है कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, कहाँ जाकर के ये 180 डिग्री फिर रिटर्न होकर के आएगा। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, सपोज गोल्ड न्यूक्लियस ले लो। ठीक है, या भी मैं जनरल ले लेता हूँ। जनरल मैं इसको कह देता हूँ कि इसका जो है Z एटॉमिक नंबर है, तो इस पर कितना चार्ज होगा, ZE होगा। ठीक है, मैं एक मान लेता हूँ कि ये X इसका सिंबल ले लिया मैंने, मैं नाम नहीं दे रहा, गोल्ड वगैरह कुछ नाम नहीं ले रहा हूँ, X है, और इसमें तुम्हारा Z एंड A लिख देते हैं। ठीक है, मास हो गया A, मास नंबर, और एटॉमिक नंबर हो गया Z। ठीक है, तो इसमें बताओ कि एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितनी रही होगी इसकी, D मिनिमम, क्या करोगे। और ये फ्री जो X जो न्यूक्लियाई है ये फ्री नहीं है, ये अपनी पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड है। ठीक है, फ्री वाला क्वेश्चन फिर वो मैं जेई में कराऊंगा। ठीक है, कि ये न्यूक्लियस फ्री रखा हुआ है तो उसमें फिर इसका भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये अपने जैसे गोल्ड फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड का एटम है या न्यूक्लियस है वो अकेला तो नहीं है, उसके आसपास में और भी न्यूक्लियस हैं। ठीक है, और सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अट्रैक्शन में उसको बाउंड रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम वही कंडीशन ले रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये फिक्स्ड है। ठीक है, अदरवाइज जेई लेवल के क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि ये फ्री है, तो ये अल्फा पार्टिकल इसके पास जाकर के लौटेगा, लेकिन उस रिपेल कर रहा होगा तो ये न्यूक्लियस में भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, हमें केवल मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी से हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से। अभी यहाँ पे बताओ क्या करोगे। एज्यूमिंग हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी करेंगे। और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो मिनिमम डिस्टेंस पर जब आ गया तो इसकी काइनेटिक जीरो हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी काइनेटिक एनर्जी थी जो भी गिवन है। ठीक है, अभी मैं उसको K1 बोल देता हूँ,
और U1 कितना था, तो क्वेश्चन में यूजुअली ये दिया रहता है कि इट वाज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो फार अवे में इनफाइनाइट मान लो तो U हो गया 0। और जब ये यहाँ आ गया मिनिमम डिस्टेंस, तो वहाँ पे तो अब ये लौटने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। और U2 क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल इस ZE के पास में आकर के लौट रहा है, तो U2 का फॉर्मूला सर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला देखेंगे इसमें दोनों चार्ज इधर ब्रेक लेंगे सर। हाँ बिल्कुल, दोनों चार्ज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही देखेंगे। सर वो देखेंगे फिर के Q1 Q2 अपॉन R। के Q1 Q2 अपॉन R, यस। अब Q1 कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E। तुम लोग को अभी याद नहीं हुए ये सब चीज़ें? हाँ सर, तो हाँ, और ये जो न्यूक्लियस है ZE, ठीक है, अपॉन R। यहाँ से ये R क्या है, R है डी मिनिमम, तो मिनिमम वाले डिस्टेंस पर ले रहे हैं तो डी मिनिमम हो गया, ठीक है। तो ये U2 हो गया। अब तुमको क्या करना है, K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2 करना है, ठीक है। तो K1 हमारा हाफ mv² या जिस फॉर्म में भी दिया है वो K1 नोन है। अभी मैं K1 को चलो क्या लिख दूँ, QV लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस K इंटू 2ZE² अपॉन डी मिनिमम, यहाँ से डी मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। डी मिनिमम क्या हो गया, 2KZE² अपॉन Q इंटू V, ये आ गया। K क्या है हमारा, 1/4πε0, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इसका मैं ज़रा लैंग्वेज ढूंढ करके तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। जब तक मैं यहाँ भी ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, मैं बोर मॉडल पर आ रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन मतलब पहली बार जब आया था 3-4 साल पहले, तो कोई सबको लगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। बोर मॉडल, चलो एक काम करते हैं, बोर मॉडल से वो रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले बोर मॉडल करते हैं, बोर मॉडल के बाद मैं उस क्वेश्चन पर आऊँगा बताना कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं बोर मॉडल पर। बोर मॉडल में क्या सब पोस्टुलेट्स थे, बोर्स पोस्टुलेट, कुछ याद है? फिक्स्ड एनर्जी की जो ऑर्बिट्स होती हैं उन्हीं में ही ये मूव करता है, ठीक है। और सही एंगुलर मोमेंटम का भी था, n/h/2π करके क्वांटाइज्ड होता है, यस। पहले तो बोलो बोर्ड ने क्या कहा। अच्छा, रदरफोर्ड ने ऑर्बिट के बारे में कुछ बोला था, इलेक्ट्रॉन उसने कैसे बताया था और इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा बताया था? सर्कुलर बताया था, और बोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी नहीं करता। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करता है तभी वो एनर्जी रेडिएट करता है। यस, तो रदरफोर्ड ने ये तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तुम रदरफोर्ड के मॉडल में एक वर्ड याद रखो, प्लेनेटरी मॉडल, ठीक है। जैसे सन और अर्थ या प्लैनेट्स हैं, वो जो मॉडल है रदरफोर्ड का बिल्कुल वैसा ही मॉडल था, बस उसमें सन की जगह पे न्यूक्लियस हो गया और प्लैनेट्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब प्लैनेट्स की सन मतलब ग्रेविटेशनल उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कोई भी जो सैटेलाइट होती है उसको हम किसी भी रेडियस पे रख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे उसने रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का बोला था, लेकिन फिर बाद में मैक्सवेल ने क्या बोला कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है, और एनर्जी रेडिएशन से फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, फाइनली वो न्यूक्लियस में जाकर के फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो इस फेलियर से अब रदरफोर्ड का यानी कि स्टेबल मॉडल नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक स्टेबलाइज नहीं रहेगा एटम। तो उसके लिए फिर बोर ने क्या कहा, बोर ने उसमें हल्का सा चेंज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में ही मूव करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में। हालांकि बोर के बाद फिर सर्कुलर ऑर्बिट का भी थोड़ा सा
फिर चेंज हो गया था, ठीक है, लेकिन बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग सर्कुलर ऑर्बिट है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, और सर्कुलर ऑर्बिट में कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं या एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट्स हैं जिनमें कि वो अलाउड, उन्हीं में ही वो अलाउ होता है उनका मोशन, ठीक है, उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रह सकते हैं। तो पहला तो बोर ने बोला कि उन केवल फिक्स्ड ऑर्बिट में रह सकते हैं। दूसरा, वो जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उनमें इनके जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो मैं जरा कीवर्ड लिखता जा रहा हूँ, बाकी नोट्स में रहेगा। पहला क्या बोला मैंने, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल, यानी कि उसमें जब उस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर वो रेडिएशन का लॉस नहीं करेगा। यानी मैक्सवेल ने जो क्वेश्चन रेज किया था उसको इसने वीटो कर दिया, ठीक है। ऊपर से उसने ये जैसे होता है ना कार्ड्स में तुरुप का पत्ता चलना, वैसे समझ लो ठीक है, कि वैसे तो ऑर्डिनरीली तो मैक्सवेल ने सही कहा है कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा, इवन सर्कुलर मोशन में भी होगा तो वो रेडिएट करेगा, लेकिन जब वो इन स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तो वो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, उनमें रेडिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं इनमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H क्रॉस। H क्रॉस कौन है, H/2π, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2π। तो एंगुलर जो ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं उनमें एंगुलर मोमेंटम n इंटू H क्रॉस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ क्या बोली थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ऑर्बिट से, एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरी स्टेबल ऑर्बिट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जा रहे हैं तो उनको रेडिएशन कहीं से मिलना चाहिए, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, तब वो जंप करेंगे, और एब्जॉर्ब भी एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट मिले जितना कि वो गैप जितना उनको जंप करना है। उससे ज़्यादा अमाउंट वो रिसीव नहीं करेंगे, उससे कम रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। जितना गैप है बस उतना उनको एनर्जी मिल जाए तभी वो जंप करेंगे। और एक अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया कोई इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से वो लौट करके अगेन एनर्जी लॉस यानी रेडिएट करके वापस भी आ सकता है। एंड यूजुअली अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल ऑर्बिट में है और वो एनर्जी रिसीव करके हायर एनर्जी में जा रहा है, ये हमारी लोअर एनर्जी है, और उसने एनर्जी रिसीव करके ऊपर गया, तो ये जो एक्साइटेड स्टेट में ये बहुत कम टाइम के लिए उसमें रहता है, फिर उसको तुरंत लौट के आना होता है, ठीक है। ये कुछ माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड के ऑर्डर का बहुत स्मॉल टाइम होता है, तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे परमानेंटली रहेगा। अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो फिर वो लौट करके भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये तुम्हारी ये मेन इसके थे बोर का। तो क्या इसमें हम लिख दें कि अगर वो E1 से 2 में जा रहा है, 1 वाली लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है, E2 हायर है, तो अगर 1 से 2 में जा रहा है तो E2 माइनस E1 के बराबर उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये किसके लिए, फॉर जंप फ्रॉम ऑर्बिट 1 to 2, ठीक है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और उसके लिए उसको कहाँ से आएगी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो फोटोन से आएगी, कोई रेडिएशन होगा, ठीक है। जब हम उस जो गैस है या जहाँ पर भी हम जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस, तो उस गैस के थ्रू जब हम एब्जॉर्ब कराएंगे, जब हम रेडिएशन पास करेंगे, तो उसमें अगर ये hc/λ अगर हम देखें कि वो लैम्डा प्रेजेंट हो जो कि hc/λ को एग्जैक्टली इस डिफरेंस के इक्वल बना रहा हो। अगर ये डिफरेंस 10 eV का है तो वो लैम्डा की वैल्यू जो 10 eV जनरेट कर दे एनर्जी, वही वाला बस एब्जॉर्ब होगा फोटोन, ठीक है। 11 eV वाला फोटोन ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 eV दे दे और 1 eV कहीं और चला जाए, ठीक है। 11 eV वाला एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। चलो ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और एक चौथा कह सकते हो या इसी का ही दूसरा पार्ट कि रिवर्स ऑर्डर में अगर वो हायर टू लोअर आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी और उसमें फोटोन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फोटोन के फॉर्म में ही उसने एब्जॉर्ब किया और फोटोन के फॉर्म में ही रिलीज किया। अगर वो जंप कर रहा है, फॉर जंप फ्रॉम 2 to 1, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी ऑल्सो E2 माइनस E1 एनर्जी रिलीज, ठीक है। और उससे जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ hc/λ से हम निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ तक कुछ नया पता लगा या सब कॉमन सेंस का पार्ट था पहले से?
कॉमन सेंस में जा रहा है या कुछ नया लग रहा है? तो मैं फिर थोड़ा सा एम्फेसाइज करके फिर से बताऊं, एग्जाम्पल दे के। कॉमन सेंस है ये? मानसी? बस ये हो सकता है कि L इक्वल टू एन एच क्रॉस तुम्हें पहली बार पता लगा हो या 11th वाला याद हो तो अच्छी बात है, बट बाकी चीज़ें तो बड़ी कॉमन सेंस वाली हैं। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तुम्हें 9th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, चलो अब बोर मॉडल से हमें क्या क्या करना है। हमें यूजिंग बोर मॉडल हमको डिराइव करना है, कुछ मैथमेटिकली हम काम कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट डिराइव नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 वेलोसिटी, नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, 5th टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट रह गया जरा पीछे बताने में, बड़ा कॉमन सेंस वाला ही पॉइंट था। वो एक्चुअली रदरफोर्ड ने भी कहा था, इसलिए मेरे दिमाग से रह गया। रदरफोर्ड ने कहा था, बोर्ड ने उसको अपने पोस्टुलेट में रिपीट किया। वो पहला ही पॉइंट होना था उसको, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चलता है, और उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेटरी मोशन। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन है जो रदरफोर्ड ने भी बोला था। ठीक है, तो अब हमें ये डिराइव करना है, तो डिराइव करने में ये वाला भी पॉइंट यूज होगा। तो तुम्हारे पास क्या क्या इक्वेशन बनेंगी पहले तो ये बताओ। एक ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम पहले जनरल बात कर लेते हैं, वैसे हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, यूज डिराइव फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि सारी बोर की थ्योरी हाइड्रोजन लाइक से अलग एटम हो गया तो नहीं लगेगी। अब हाइड्रोजन लाइक क्या होता है? तो हाइड्रोजन लाइक का मतलब है हाइड्रोजन एटम तो एक हो गया, ठीक है, वो तो होगा ही हाइड्रोजन लाइक, जब हाइड्रोजन एटम खुद ही है तो। और एनी अदर एटम, एटम नहीं कहना चाहिए, आयन कहना चाहिए। ठीक है, अदर कोई चीज़ होगी तो फिर वो आयन हो जाएगा। एनी अदर आयन हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑर्बिट में। ठीक है, अब तुम्हारा लिथियम होगा, लिथियम में कितने होते हैं? हीलियम होगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक निकाल दो। तो He+, तो हमारे हाइड्रोजन लाइक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? He+, लिथियम डबल+। ठीक है, और बेरिलियम होगा, ट्रिपल+ करना पड़ेगा किसमें? नहीं, 4 तो कार्बन हो जाता है। लिथियम के बाद किसका नंबर आएगा? हीलियम में डबल+ हो गया, लिथियम में 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन। 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाँ, लिथियम का ही होता है ना। हाँ, 3, तो उसमें 2+ कर दिया। और 4 किसका होता है? अच्छा, तो मैंने सही लिखा था। ठीक है, तो बेरिलियम ट्रिपल+, क्योंकि कार्बन तो बेरिलियम के नीचे होता होगा शायद, है ना। चलो, तो ये हो गए। आगे और भी ++ लगा सकते हो, लेकिन यूजुअली यही रहते हैं। ठीक है, आगे वालों में उतने इलेक्ट्रॉन निकालना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो प्रैक्टिकली या तो हाइड्रोजन होगा या हीलियम+, मैक्सिमम Li++। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए हाइड्रोजन लाइक एटम के। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने एटम बना रहे हैं जिसमें कि अंदर न्यूक्लियस अगर हाइड्रोजन है तो ओनली 1 प्रोटॉन होगा, बट हम जनरल बात कर रहे हैं तो Ze का पॉजिटिव चार्ज मान लो इस पर। ठीक है, और बाहर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रेडियस इसकी Rn ले लेते हैं, nth ऑर्बिट है, Rn ले लिया। इसकी स्पीड ले लो Vn। ठीक है, Vn स्पीड ले लिया। और बताओ, इतना काफ़ी है। अब इसी से सब कुछ हो जाएगा। अब इक्वेशन कैसे बनेंगी? कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कब मूव करता है?
सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट कर देंगे उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले से। ओके, पहला चीज़ तो सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेशन आएगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेशन आएगी, उसमें क्या क्या होगा, mv²/r लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स में तो v आ गया, r आ गया। ठीक है, फोर्स लिखोगे कूलम फोर्स से तो उसमें भी r आ जाएगा। तो हमारे r और v तो दोनों अननोन है। ठीक है, r एंड v दोनों अननोन है, rn vn। तो एक इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? सर वो एंगुलर मोमेंटम से आ जाएगा, L = NH क्रॉस से आ जाएगी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, mv²/r इज प्रोवाइडेड बाई 1/4πε0 z e, और बाहर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ओनली e है तो ze² हो गया q1 q2 अपॉन rn²। ठीक है, vn rn लिखते हैं। L = NH क्रॉस से क्या मिलेगा, L क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इंटू r, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, = NH/2π। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करके v एंड r बताओ क्या आएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो सामने है, सॉल्व करो। ठीक है, और अच्छे से, जल्दीबाजी में नहीं, पूरा सही से करो। अच्छा, और फाइनली मुझे तो तुम बताओगे उसमें, ऐसे मुझे चाहिए आंसर vn एंड rn। z अगर कहीं पर आता है और n आता है उसको ब्रैकेट के बाहर रखना, और बाकी सारे कांस्टेंट्स होंगे वो ब्रैकेट के अंदर रखना। ठीक है, z और n के टर्म्स ब्रैकेट के बाहर, और बाकी सारे कांस्टेंट्स h होगा, e होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अंदर रहेंगी, सब कांस्टेंट्स। इस फॉर्मेट में मुझे अरेंज करके आंसर बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सब लोग उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन से तुम्हें देखो, ये rn² कैंसिल हो जाएगा rn से। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से तुम्हें मिला है mvn² = rn भी, इधर से राइट साइड से rn ले आओ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 into rn is equals to 1/4πε0 ze² अपॉन में तो rn हम इधर ले जा चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, mvn into rn is equals to nh/2π। देखो यहाँ पे सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है एक वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है? सबको आवाज आ रही है मेरी? तो कौन सा वेरिएबल डिवाइड कर दोगे तो rn कैंसिल हो गया, और क्या बचा लेफ्ट साइड में, सीधे सीधे vn आ गया। ठीक है, इसको मैं a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, a/b। ठीक है, क्या आ गया, सीधे सीधे vn आ गया, ze² अपॉन 4πε0 इंटू nh/2π। अब इसको मैंने जैसे कहा था अरेंज करने के लिए, z और n तो बाहर निकाल लो, बाकी सारे अंदर वेरिएबल ले जाओ, पाई कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 है, तो ऊपर बस e² बचा, e² अपॉन 2ε0 h, कुछ और तो नहीं है। ठीक है ना, e² हो गया, नीचे 2ε0 h, ये हो गया। ठीक है, ये vn हो गया। अब हमें r चाहिए, r के लिए क्या करें, सबसे इजी बताओ, सबसे इजी रास्ता क्या होगा? इक्वेशन 2 में पुट कर दें, पुट करके rn आ जाएगा। तो rn इज इक्वल्स टू nh/2πm इंटू vn। ठीक है, तो nh/2πm 1/vn हो गया, n/z, e² नीचे 2ε0 ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें जरा देखो ऊपर क्या हो गया, जो मुझे बाहर चाहिए n और z, तो ऊपर बाहर निकल आया n², नीचे हो गया z, और अंदर क्या रह जाएगा, 2ε0 h², 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 घटा दो।
एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल पाई एम ई स्क्वायर। यहाँ पे m किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गए? ओके अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन आए इसमें जो ये ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट टर्म है, अगर हमें इनकी वैल्यू याद रहे तो हम z और n के टर्म्स में vn लिख सकते हैं। तो कोई भी z दे दिया जाए, कोई भी n दे दिया जाए, बस हमें ब्रैकेट के अंदर की चीज़ कैलकुलेट ना करनी पड़ी एग्जाम में, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो z अपॉन n ये होता है c अपॉन 137। एक काम करते हैं, अभी मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, इंटू मैं v नॉट लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। v नॉट वेयर v नॉट इज इक्वल्स टू e स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h इज इक्वल्स टू c अपॉन 137। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। मैं वेलोसिटी को ही तो लिख रहा हूँ v नॉट को, तो वेलोसिटी में c जो होगा वो ऑफ कोर्स यही होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये अगर मैं पूछूं कि कौन सी वाली वेलोसिटी है, v नॉट किसकी वेलोसिटी है, मैं z और n को क्या कर दूं तो vn इक्वल टू v नॉट आ जाएगा। 1 z को 1 रख दिया, n को 1 रख दिया, यानी कि हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड कितनी होती है? c अपॉन 137 होती है, ठीक है। अच्छा पहले एक जरा मैं तुम लोग बता दूं, ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सारा मॉडर्न थ्योरी में बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का उसमें कॉन्सेप्ट है। तो ये जो स्पीड वगैरह पढ़ रहे हैं, दिस ऑल थिंग इज डिस्कार्डेड बाय द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ठीक है। चलो फिर आगे, ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी याद रखने के लिए कि हम कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो हम z उसके हिसाब से, लिथियम है तो z उसका डाल देंगे, फिर कोई भी ऑर्बिट हमें दे दी जाए तो हम vn निकाल सकते हैं। अच्छा अब इसी तरह से यहाँ पर हम बात करें नीचे अगले आर वाले में, तो आर वाले में एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू आर नॉट कर देते हैं। ये आर नॉट कौन है? वेयर आर नॉट इसका एक नाम है, वो नाम याद रखना है, बोर रेडियस, ठीक है। दिस बोर रेडियस इज हमारे एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, उसकी वैल्यू डाल दोगे तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है। तो ये किसकी बोर रेडियस, किसकी रेडियस है? तो अगेन तुम देख लो कि एन और जेड को 1 रख दोगे तो आर एन इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा। तो एन इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, जेड इक्वल टू 1 यानी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो सबसे छोटा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन का, उसका डायमीटर कितना है? अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये जो एंगस्ट्रॉम है, अगर तुम याद करो कि हमारा जो है मीटर के नीचे फिर हम मिलीमीटर, मिलीमीटर के नीचे माइक्रोमीटर, 10⁻0 है, ये 10⁻³ है, 10⁻6 है, 10⁻9 नैनोमीटर, फिर 10⁻12 पिकोमीटर, उसके बीच में ये एंगस्ट्रॉम घुसाने की क्या जरूरत पड़ी? 10⁻10। तो ये तुम्हारा एटॉमिक लेवल की डिस्टेंस है, ठीक है। एटम का जो रेडियस है वो इस एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक नई यूनिट उसके लिए रखी गई, ठीक है। अदरवाइज 3 के जंप में चल रहे थे, नैनोमीटर के बाद पिकोमीटर, ठीक है। अब इसमें तुम ये भी कह सकते हो कि हम नैनोमीटर से बता सकते थे, अगर मान लो 1 एंगस्ट्रॉम है तो 0.1 नैनोमीटर बोल दो उसको, ठीक है। लेकिन वही है कि पॉइंट में हम नहीं लिखना चाह रहे, ठीक है। और जहाँ 10 एंगस्ट्रॉम से ऊपर आ गया तो फिर तो सीधे नैनोमीटर में ही आ गया, ठीक है। बट एक ये एंगस्ट्रॉम यूनिट हमारी यूजुअली जो एटम के लेवल के जो डिस्टेंसेस हैं उसके लिए यूज होती है। चलो तो ये मैं वैसे इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे, ठीक है। माइक्रोमीटर बैक्टीरिया वगैरह का साइज होता है, ठीक है। फेम्टोमीटर 10⁻15 न्यूक्लियस का साइज होता है, ठीक है। चलो ये हो गया आर नॉट एंड वी नॉट के बारे में कहानी। अब आर नॉट और वी नॉट अगर तुम्हें नंबर याद है 0.53 एंड c अपॉन 137, तो फिर अब क्या याद रखने की जरूरत रह गई कि वेलोसिटी में z अपॉन n है,
एंड रेडियस में एन स्क्वायर अपॉन जेड है, ये याद रखना ज़रूरी है। इनफैक्ट आर नॉट और वी नॉट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, मैं ये ना भी याद रहे तो भी तुम जेई और सारे एग्जाम करके आ जाओगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है इनकी। लेकिन ये जेड बाई एन और एन स्क्वायर बाई जेड, इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुमको बोल दिया कि बताओ कि हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट और लिथियम डबल प्लस आयन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस में क्या रेशियो होगा, बता सकते हो? हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट और लिथियम का फर्स्ट ऑर्बिट, लिथियम डबल प्लस का, ठीक है। लिथियम का फर्स्ट ऑर्बिट बोलूंगा तो उसका हमें नहीं पता, उसकी थ्योरी हमने नहीं डेवलप करी है। लिथियम डबल प्लस जो कि हाइड्रोजन लाइक है, ठीक है। अच्छा, लिथियम में प्रॉब्लम क्या होगी इस थ्योरी में? इस थ्योरी में हमने जो फोर्स रखा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का, उसमें हमने आसपास के और कोई इलेक्ट्रॉन का उसके साथ इंटरेक्शन निग्लिजिबल माना है या ज़ीरो माना है, ठीक है। तो इस वजह से फोर्सेस, अगर और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लिथियम अगर एटम है तो अदर 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, तो वो भी कुछ इसके फोर्स, न्यूक्लियस के फोर्स के अलावा एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, तब ये थ्योरी ट्रू नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें बताओ जरा रेशियो क्या होगा, इसी ऑर्डर में रेशियो बता दो। ये रेडियस का रेशियो पूछ रहा हूँ मैं। 27 कितना? 27:1 आ रहा है मेरा। अच्छा, ओके। और कोई? तो क्या करना है, रेडियस एन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल है, तो पहले हाइड्रोजन का एन स्क्वायर रख दिया, एन हो गया 3 स्क्वायर, अपॉन जेड रख दिया 1, अपॉन लिथियम का एन हो गया 1 और जेड हो गया 3, तो 3 क्यूब अपॉन 1 हो गया, यानी 27, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया ना एप्लीकेशन, कि ये मैं क्यों याद करवा रहा हूँ। मेन चीज जेड और एन है, ठीक है, जेड और एन का कैसे है, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सब पर। टाइम हो गया क्या? अच्छा चलो, अब नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं।